अच्छा, अब क्या बात है? अब वीडियो क्यों नहीं दिखा रहा है? हाँ बच्चों, एक बार देखना ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या? अब वीडियो नहीं आ रहा है ना? हाँ, सही है। कुछ तो दिक्कत आ रही है आज। बड़ी मुश्किल में तो ज्वाइन हुआ है, अब ये दिक्कत आ रही है। 1 मिनट रुकना यार, पता नहीं आज क्या हो रहा है। अब ठीक है बच्चों, ऑडियो वीडियो क्लियर है? अब जरा चेक करना, ऑडियो वीडियो क्लियर है? हाँ, यस यस यस। आज पता नहीं क्या दिक्कत है कि बड़ी मुश्किल में क्लास ज्वाइन हो पाई है। हाँ, आज बड़ी मुश्किल में क्लास ज्वाइन हो पाई है। 15 मिनट से लगा था। और मेरी पीपीटी कहाँ चली गई? मैं तो लगा के छोड़ के गया था, पीपीटी इसमें लगी थी। 1 मिनट रुकियो, पीपीटी भी कर ले, पीपीटी खोल ले। लेक्चर नंबर 4, लेक्चर नंबर 3। चलो भाई, रेडी हो जाओ। सब लोग रिवाइज करके आए हो? हाँ, ओके बेटा, सब लोग रिवाइज करके आए हो? ओके, कोई बात नहीं। तो हम लोग सबसे पहले क्यूएसडी सीट करेंगे, ठीक है? सबसे पहले क्यूएसडी सीट करेंगे, फिर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स करेंगे। आज हम लोग काफ़ी क्वेश्चन करने वाले हैं, क्योंकि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं पेपर में, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, है ना? तो आज हम लोग खूब सारे क्वेश्चन करेंगे। अभी तक बताओ, सारे बच्चे बताओ, थर्मोडायनेमिक्स में कॉन्फिडेंस कैसा चल रहा है? अभी तक थर्मोडायनेमिक्स में कॉन्फिडेंस कैसा चल रहा है? मजा आ रही है? कोई दिक्कत तो नहीं आ रही? मजा आ रही है ना बच्चों? बताइए। चलो, क्यूएसडी सीट का पहला क्वेश्चन। यस गुरुजी, अच्छा चल रहा है सर, बेटर। सर आज मेरा सैटरडे को क्लास क्यों नहीं रखी है? मैंने रखी तो है सैटरडे को। सैटरडे को एक्चुअल में क्या था, वेदांतु में छुट्टी थी, तो मैंने एक्स्ट्रा क्लास रखी है, शायद 3 बजे रखी है, शायद 3 बजे रखी है सैटरडे को। हाँ, पूरी फिजिकल में कॉन्फिडेंस आई है, वेरी गुड। ओके। अच्छा, बच्चा कह रहा है कि सर आज आपने डिस्कस करने को बोला था। अच्छा, ठीक कह रहे हो, जल्दी जल्दी डिस्कस करते हैं। देखो, आज मैंने आपको डिस्कस करने के लिए बोला था कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करनी है ना? तो एक बार डिस्कस कर लेंगे, पहले डीपीपी कर लो, ये असाइनमेंट कर लो, क्यूएसडी सीट कर लो। तो चलो क्यूएसडी सीट का पहला क्वेश्चन करते हैं, है ना? क्यूएसडी सीट कर लेते हैं, फिर उसके बाद करते हैं, ठीक है? ठीक है, हाँ, आ जाओ। क्यूएसडी सीट का पहला क्वेश्चन बताओ। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन इन विच वैल्यू ऑफ वर्क डन इज ग्रेटर देन 0। इनमें से किस ऑप्शन में वर्क डन की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी? देखो, वर्क डन इन एक्सपेंशन, यदि एक्सपेंशन हो रहा है तो वर्क का साइन कैसा होगा? निगेटिव, तो ये तो लेस देन 0 है।
एक्सपेंशन के केस में वर्क का साइन कैसा होता है? निगेटिव, तो ये तो लेस देन जीरो है। वर्क डन अगेंस्ट वैक्यूम, वैक्यूम के अगेंस्ट वर्क कितना होता है? जीरो, ये तो लेस देन जीरो, इक्वल टू जीरो है, ग्रेटर देन जीरो तो है नहीं। वर्क डन इन फ्री एक्सपेंशन, फ्री एक्सपेंशन का वर्क कितना होता है? जीरो, ये भी ग्रेटर देन जीरो नहीं है। वर्क डन इन कंपेंशन, यदि आप कंप्रेस कर रहे हो तो वर्क कैसा होगा? पॉजिटिव, और पॉजिटिव का मतलब क्या होता है? ग्रेटर देन जीरो। एक्सपेंशन का वर्क हमेशा निगेटिव आएगा, कंप्रेशन का वर्क हमेशा पॉजिटिव आएगा। तो वर्क डन इन कंप्रेशन, इसका मतलब वर्क डन क्या होगा? पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब ग्रेटर देन जीरो। वर्क डन इन आइसोकोरिक प्रोसेस, और आइसोकोरिक प्रोसेस का वर्क कितना होता है? जीरो होता है। आइसोकोरिक प्रोसेस का वर्क कितना होता है? जीरो होता है। यस। नेक्स्ट देखो, हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट, इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है। Q and dq both represent change of heat, true. Work and heat both are neither intensive nor extensive property, true. Work और heat boundary property है। Value of heat in both case zero in adiabatic process and if container is isolated, true. एडियाबैटिक प्रोसेस में हीट की वैल्यू जीरो होती है, और यदि कंटेनर आइसोलेटेड वॉल से बना है तो भी क्या होता है? हीट की वैल्यू जीरो होती है। इंटरनल एनर्जी ओनली डिपेंड अपॉन टेम्परेचर इन केस ऑफ आइडियल गैस सिस्टम, ट्रू। सारे के सारे ट्रू हैं। इनकरेक्ट कितने हैं? जीरो। इनकरेक्ट स्टेटमेंट जीरो है, सभी के सभी स्टेटमेंट ट्रू हैं। अच्छा बेटा, हुसैन बोल तो दिया गया था, ये बात अभी कल परसों ही मीटिंग में बोली है हम लोगों ने। चलो एक बार और बोल देंगे। 2 मोल गैस एक्सपेंड आइसोथर्मली। अब देखो एक्सपेंड हो रहा है तो वर्क का साइन कैसा होगा? निगेटिव। एक्सपेंड हो रहा है तो वर्क का साइन कैसा होगा? निगेटिव। तो ये आंसर तो गलत हो गया, ये आंसर तो गलत हो गया, क्योंकि वर्क का साइन पॉजिटिव आ ही नहीं सकता है। आइसोथर्मली, इसका मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट है, और टेम्परेचर कांस्टेंट है तो क्या क्या जीरो होगा? du की वैल्यू क्या होगी? जीरो। क्यों? du की वैल्यू टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, टेम्परेचर नहीं चेंज हो रहा है तो इंटरनल एनर्जी में चेंज नहीं आएगा। अच्छा, 2 लीटर टू 4 लीटर एट कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर, कैलकुलेट वर्क डन ड्यूरिंग एक्सपेंशन अगेंस्ट वैक्यूम। अरे थोड़ा सा कोड है। अब वर्क डन कैसा चाहिए? अगेंस्ट वैक्यूम। वैक्यूम के अगेंस्ट वर्क कैसा आता है? जीरो। दानिश जानते हो क्या लिख रहा है? बी। दानिश, वर्क की 2 वैल्यू कैसे आ सकती है यार? अरे यार, करिए क्वेश्चन। वन मोल आइडियल गैस, 1 मोल आइडियल गैस एक्सपेंड, यदि एक्सपेंशन हो रहा था वर्क का साइन कैसा होगा? निगेटिव। आइसोथर्मली, टेम्परेचर कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है तो du की वैल्यू क्या होगी? जीरो। एक बार रुक जाइए।
अरे माँ, एक्चुअल में क्या हुआ, कर मैं शाम को गया जिम। अब जिम में भाई लोगों ने ऐसे इतना तेज कर रखा था कि 1-1.5 घंटे बाद जब मैं जिम से निकला तो बाहर के टेम्परेचर अंदर के टेम्परेचर में बहुत डिफरेंस था। और बाहर थी उमस, बाहर उमस थी। तो जैसे ही टेम्परेचर चेंज बहुत हाई लेवल का आया, ऊपर से आप जिम में कुछ ना कुछ तो करते ही हो, तो क्या हुआ कि मेरे को उसी 2-4 मिनट में कोल्ड हो गया था। कल रात में भी था, और वही इफेक्ट अभी आ रहा है। हाँ, वही इफेक्ट अभी आ रहा है, वही इफेक्ट अभी आ रहा है। ठीक है, आप लोग जरा इस क्वेश्चन को करिए। 1 मोल आइडियल गैस एक्सपेंड आइसोथर्मली, तो डेल्टा यू इक्वल टू 0। एडियाबैटिकली, यदि एडियाबैटिक है तो क्यू इक्वल टू भी 0 होगा। क्यों? एडियाबैटिक प्रोसेस है तो हीट ना तो गेन होगी, ना गेन होगी ना रिलीज होगी, तो क्यू इक्वल टू भी 0। 2 लीटर टू 4 लीटर एट कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर, सेलेक्ट करेक्ट ऑप्शन। देखो du इक्वल टू 0 होगा, तो ये गलत हो गया, और q इक्वल टू 0 होगा, तो ये सही हो गया, ये सही हो गया, है कि नहीं? ई कैसे सही होगा बेटा? ई कैसे सही होगा? आइसोथर्मल है तो इंटरनल एनर्जी में चेंज नहीं आएगा। एडियाबैटिक है तो क्यू 0 होगा, तो ए और सी सही होगा ना। अच्छा, इसमें ए और बी लिखा है, सॉरी, अरे रे रे रे, इसमें ए और बी लिखा है, मैंने ए और सी लिखा था, शायद लिखते समय मिस्टेक हो गई होगी, मैंने ए और सी लिखा था, है ना? ए और सी क्लियर है? हाँ, कर दिया ऑप्शन सही। अब आप इसको करिए, इसको आप लोग जल्दी से करिए, मैं 1 सेकंड में आया बस, है ना, 1 सेकंड में आया। हाँ भाई बच्चों, अब बताइए। अब देखो 2 मोल गैस एक्सपेंड, तो वर्क का साइन निगेटिव, आइसोथर्मली टी इक्वल टू कांस्टेंट, और टी इक्वल टू कांस्टेंट तो डी यू इक्वल टू 0। 2 लीटर टू 4 लीटर एट कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर 2 एटमॉस्फेयर, सेलेक्ट करेक्ट आंसर। तो ये तो सही है। अब वर्क की वैल्यू निगेटिव होगी तो ये सही गलत हो गया, क्यों? एक्सपेंशन है तो वर्क की वैल्यू निगेटिव होगी, एक्सपेंशन है तो वर्क की वैल्यू निगेटिव होगी, पॉजिटिव होगी ही नहीं। हम निकाल के करें क्या, जबकि निकालने पर इतनी ही आएगी, मगर प्रॉब्लम है कि वो वैल्यू निगेटिव आएगी, पॉजिटिव थोड़ी आएगी। तो ए इज द करेक्ट आंसर। अब सारे बच्चे बताएं किसके कितने सही है, सभी बच्चे बताएं किसके कितने क्वेश्चन सही हैं, सभी बच्चे बताइए किसके कितने क्वेश्चन सही हैं। हाँ, सभी बच्चे बताओ कितने किसके क्वेश्चन सही हैं। बताओ बच्चों। देखिए, वेरी गुड, 5 में से 5, 5 में से 5, 5 में से 4, 5 में से 5, 5, 5, 5, 5, 5, जल्दी जल्दी आंसर दो। बहुत सही, बहुत सही। 3 कुमार बेटा, तुम्हारे 3 कैसे सही है?
सारी दुनिया के 5 सही हैं, या कुछ 1-2 लोगों के 4 सही हैं, तुम्हारे 3 कैसे सही हैं? अरे शर्मा जी एक और है, एक शर्मा जी हैं जिनके 2 ही सही हैं। शर्मा जी क्या हुआ है, दिक्कत क्या आई है? दिक्कत क्या आई है? कोई कह रहा बर्थडे है मेरा, विश कर दीजिए। कौन है? ऊपर चला गया, निशा, शायद निशा है। हाँ, सभी बच्चे निशा को बर्थडे विश कर दो। वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे बेटा निशा। हम लोग कोशिश करेंगे, दुआ करेंगे कि ये वाला जो साल है, ठीक है, 2027-26 है ना, पेपर आप दोगे जाके 2027 में, तो इसी में आपका सिलेक्शन हो जाए, इसी में आपका सिलेक्शन हो जाए। ठीक है, अब तुम सारे बच्चों को पार्टी देने की तैयारी कर लो बस। चलो, अब देखो, आज 8 बजे लाइव आएंगे हम लोग संकल्प नीट वेदांतु यूट्यूब चैनल पे, जो हम लोग का यूट्यूब चैनल है, उस पे 8 बजे लाइव आएंगे, और जो मैंने वीडियो डाला था उसकी डिटेल इंफॉर्मेशन देंगे। आपको मैंने एक वीडियो बताया था, उस वीडियो को आप सब लोगों ने देख लिया है, उसका पूरा डिटेल कि आपको कैसे हम करते हैं। मैं एक समरी सी बता देता हूं। हम लोगों ने, मैंने क्या किया था, 22 साल के जो पेपर है, 22 साल के नीट के पेपर की एनालिसिस की थी, उसमें टैगिंग की थी कि कौन सा क्वेश्चन किस सब टॉपिक से आया है, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे जियोलॉजी हो, चाहे बॉटनी हो। ये पूरी टैगिंग टीम से करवाई गई थी, और भी कई तरह की चीजें करवाई गई थी। उसके बाद ये सेलेक्ट करके निकाला गया है कि 350 सब टॉपिक ऐसे हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और जियोलॉजी, बॉटनी सब मिला के, कि चाहे कोई भी पेपर हो, मतलब 22 साल में से कोई भी पेपर उठाओ, 22 साल में जितने पेपर आए हैं उनमें से कोई भी पेपर उठाओ, इन 350 सब टॉपिक से लगभग 80% पेपर आया है, लगभग 80% पेपर आया है। और ये 350 टॉपिक पूरे सिलेबस का 40% है, अप्रॉक्स 40% है, पूरे सिलेबस का अप्रॉक्स 40% है, कंप्लीट सिलेबस का। तो क्या हमें यही टॉपिक पढ़ने हैं? नहीं, हमें पूरा पढ़ना है जैसे हम लोग पढ़ रहे हैं, मगर इन 350 सब टॉपिक पे हमें अपनी इफिशियंसी 100% के आसपास ले जानी है। इन 350 सब टॉपिक पे हमें अपनी इफिशियंसी 100% के आसपास ले जानी है। ऐसा क्यों? क्योंकि इन 350 टॉपिक से आपको पेपर मिलेगा 375 से 390, 575 से 590 नंबर का, 90 नंबर का। और ये हर साल आता है, तो अगली साल भी आएगा। मतलब पूरे 22 साल में हर साल की टैगिंग की, मतलब बहुत बड़ी लिस्ट बनी है। ये पूरा करने में 1 महीने लगा है, पूरे करने में 1 महीने लगा है, और मैंने 3 लोग लगाए थे, टीचर भी लगे थे, 3 लोग अलग से लगाए थे। हम लोग गाइड कर रहे थे, समझ रहे थे, देख रहे थे, सब कर रहे थे, मगर ये बड़ा काम था तो 2-3 और लोग लगाए थे। इतना करने के बाद, और ये सब इसलिए लगाए थे कि जैसे मंथन बैच को हम और एक्स्ट्रा क्या कराएं, जैसे वो सेलेक्ट हो पाए, इजिली सेलेक्ट हो पाए। भाई मेहनत करोगे तो सेलेक्ट तो हो गई, मगर इजिली सिलेक्शन कैसे मिल पाए, तो हम लोगों ने ये काम किया है। तो आप बिल्कुल परेशान ना हो, इसके बारे में पूरी डिटेल कि आपको ये हम कैसे कराएंगे, क्या हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटी है, सारी डिटेल आपको आज शाम को 8 बजे देंगे यूट्यूब चैनल पे। आ जाइएगा सब लोग, वहां पे सारी डिटेल दूंगा, तो सब लोग आ जाइएगा। और ये आपको तो भाई देखो, आप तो मंथन हो, आप तो हमारे बैच के बच्चे हो, अपने बैच के बच्चे, आपको तो ये सारी चीजें हम लोग अच्छे से कराएंगे ही कराएंगे, आप उसकी टेंशन बिल्कुल ना लो। मगर हाँ, ये सब कैसे कराया जाएगा ये बताया जाएगा, और आप इसको कैसे करोगे ये बताया जाएगा। ठीक है? हाँ, तो आप बिल्कुल परेशान ना हो, आपके लिए ये सारी चीजें करके रखी गई हैं। ठीक, चलो अब पढ़ाते हैं, क्योंकि ऐसे ही मेरी आज क्लास 10 मिनट लेट हो गई है ना, लॉगिन नहीं हो पा रहा था। अब देखो, आज की हेडिंग है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब देखो, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है जरा समझो। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में बताया गया है कि एनर्जी नाइदर बी क्रिएट नॉर बी डिस्ट्रॉय, ओनली कन्वर्ट वन फॉर्म ऑफ एनर्जी टू अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी।
भाई जीरोथ लॉ बताने की कोई जरूरत तो नहीं है, क्योंकि जीरोथ लॉ जनरली फिजिक्स में होता है, केमिस्ट्री में नहीं होता है। और यदि कोई कहता है तो मैं बता देता हूं स्टेटमेंट, उसमें ऐसी कोई बात नहीं है, सिंपल सा स्टेटमेंट है, सिंपल सा स्टेटमेंट है। देखो ये एक सिस्टम है, ये हमारा एक सिस्टम है, ये देखिए ये एक सिस्टम है, और ये मान लिया ये सिस्टम कौन है, गैस। ये सिस्टम कौन है, गैस। अब इसकी अपनी इंटरनल एनर्जी है, जिसको हमने ये कह दिया, इसकी अपनी इंटरनल एनर्जी है ui। क्लियर, क्लियर। अब देखो आपको कहा क्या गया है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है, एनर्जी नाइदर बी क्रिएट नॉर बी डिस्ट्रॉय, ओनली कन्वर्ट वन फॉर्म ऑफ एनर्जी टू अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। मतलब ना तो एनर्जी बनेगी ना बिगड़ेगी, सिर्फ एक फॉर्म ऑफ एनर्जी से दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट होगी। एनर्जी नाइदर बी क्रिएट नॉर बी डिस्ट्रॉय, ओनली कन्वर्ट वन फॉर्म ऑफ एनर्जी टू अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। अब एनर्जी किस फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती है, या तो हीट के फॉर्म में या वर्क के फॉर्म में, और किसी फॉर्म में तो कन्वर्ट नहीं हो सकती। अच्छा, तो ये एक सिस्टम है जिसकी इंटरनल एनर्जी ui है। इंटरनल एनर्जी ui होने का मतलब उस गैस में जितनी तरह की एनर्जी है उन सब का सम अभी कितना है, ui है। अब मैंने क्या किया, इसको सराउंडिंग से Q हीट दे दी, और इसको सराउंडिंग से W वर्क दे दिया। मैंने इसको सराउंडिंग से Q हीट दे दी और W वर्क दे दिया, तो एनर्जी क्या है, नाइदर बी क्रिएट नॉर बी डिस्ट्रॉय। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसकी एनर्जी बढ़ जाएगी। कितनी हो जाएगी, तो इसकी एनर्जी टोटल कितनी हो जाएगी, इतनी थी, इसमें आपने इसको Q हीट दे दी और W वर्क दे दिया, तो अब इंटरनल एनर्जी कितनी हो जाएगी, इतनी। ये क्या हुआ, फाइनल इंटरनल एनर्जी। अब उसकी फाइनल इंटरनल एनर्जी कितनी हो गई, इतनी हो गई। क्यों, क्योंकि आपने उसको Q हीट दे दी और W वर्क दे दिया, तो पहले उसकी इंटरनल एनर्जी कितनी थी, ui। अब उसमें हीट भी जुड़ गई और वर्क भी जुड़ गया, तो अब टोटल कितना बना, टोटल इंटरनल एनर्जी बना ये। अब इसको इधर ले आओ, तो देखो फाइनल इंटरनल एनर्जी, इनिशियल इंटरनल एनर्जी बराबर Q प्लस W। अब ये क्या लिखा जाएगा, फाइनल इंटरनल एनर्जी माइनस इंटरनल एनर्जी, फाइनल इंटरनल एनर्जी माइनस इनिशियल इंटरनल एनर्जी को क्या लिखोगे, इंटरनल एनर्जी चेंज। तो ये देखो आ गया फर्स्ट लॉ का मैथमेटिकल फॉर्म, इसको कहते हैं मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ फर्स्ट लॉ। इसको क्या कहा जाता है, मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ फर्स्ट लॉ, मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का ये मैथमेटिकल फॉर्म है, ये देखिए। तो du इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। अच्छा, du इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू को और क्या लिखा जा सकता है, देखो अगले पेज पे चल रहा हूं। du इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू को और क्या लिखा जा सकता है, देखो q को क्या लिख सकते हो, dq लिख सकते हो, w को क्या लिख सकते हो, dw लिख सकते हो। क्यों, क्योंकि q और dq सेम बात है और w और dw सेम बात है। तो इसी फार्मूले को मैं ये भी लिख सकता हूं, इसी फार्मूले को मैं ये भी लिख सकता हूं कि du इक्वल टू dq प्लस dw, ऐसे इस फार्मूले को मैं ये लिख सकता हूं, ये देखिए ऐसा लिखा जा सकता है, ये देखो। तो du इक्वल टू dq प्लस dw। अब मान लो मैं dw की वैल्यू डाल दूं, तो ये फार्मूला ऐसे भी लिखा जा सकता है, P एक्सटर्नल dv, P एक्सटर्नल dv। क्यों, क्योंकि आप सभी बच्चे जानते हैं कि W इक्वल टू क्या होता है, माइनस P एक्सटर्नल dv, माइनस P एक्सटर्नल dv। तो देखो हम लिख सकते हैं du इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, और du इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू लिखो या du इक्वल टू dq प्लस dw लिखो, बात एक ही है। मगर यहां पर u नहीं लिख सकते हो, तो du इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू
या फिर आप लिखो du इक्वल टू डी क्यू प्लस डी डब्ल्यू। अब du इक्वल टू डी क्यू प्लस डी डब्ल्यू और डी डब्ल्यू की वैल्यू डाल दी माइनस पी एक्सटर्नल डीवी। तो ये आ गया जर्नल फॉर्म ऑफ फर्स्ट लॉ। इसी को क्या कहते हैं? जर्नल फॉर्म। ये क्या है? ये जर्नल फॉर्म ऑफ फर्स्ट लॉ है, जर्नल फॉर्म ऑफ फर्स्ट लॉ। अब ये फार्मूला सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा, सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। अभी ये फार्मूला क्या है? du इक्वल टू डी क्यू प्लस डब्ल्यू। अब जैसे जैसे सिचुएशन बदलती जाएगी ये फार्मूला अपने को चेंज करता जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई? अच्छा, कोई बच्चा मेरे को बताए, क्या du को u लिख सकते हो? लिख सकते हो? बताओ भाई। मतलब क्या ये लिखा जा सकता है? क्या ये लिखा जा सकता है? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बताइए। आपने W को dW लिख दिया, हमने बुरा नहीं माना। DQ को Q लिख दिया, हमने बुरा नहीं माना। तो क्या DU को भी U लिखा जा सकता है? नहीं, नॉट, नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते हो बताओ जरा? क्योंकि ये दोनों डिफरेंट टर्म है। ऐसा क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये बात मैं पीछे कई बार बता चुका हूं, क्योंकि U किसको रिप्रेजेंट करता है? एब्सोल्यूट वैल्यू को। ये एब्सोल्यूट वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है और ये रिप्रेजेंट करता है चेंज को। ये दो अलग अलग बात है। ये चेंज को रिप्रेजेंट करता है और वो एब्सोल्यूट वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। तो चेंज और एब्सोल्यूट वैल्यू बराबर थोड़ी होती है, सेम थोड़ी होती है, क्योंकि यहां रिप्रेजेंटेशन अलग अलग है। तो इसका मतलब ये नहीं लिख सकते हो, ठीक है? और ये जनरल फॉर्म है। अब आपको देखो एक चीज पढ़ाता हूं, इतना नोट कर लीजिए। अब देखो ये जर्नल फॉर्म है du इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। अब अलग अलग सिचुएशन में ये अपने को अलग अलग कैसे चेंज करेगा? अभी क्या मैंने बताया कि ये किस प्रोसेस की इक्वेशन है? ये जर्नल प्रोसेस की इक्वेशन है। अब हम यदि इसको स्पेसिफिक प्रोसेस पे लगाएंगे तो ये अपने को कैसे चेंज करेगा? अभी क्या मैंने कहीं लिखा कि ये आइसोथर्मल प्रोसेस की इक्वेशन है, एडियाबैटिक की है, आइसोबैरिक की है, ठीक है, आइसोबार की है या साइक्लिक की है? ऐसा मैंने कुछ नहीं लिखा। ये जर्नल इक्वेशन है। अब हम इसको जब स्पेसिफिक कंडीशन पे लगाएंगे जाके तो ये देखो अपने को कैसे चेंज करेगा। ध्यान दीजिए, रफ कर रहा हूं, ध्यान दीजिए सब लोग। अब जरा देखो बच्चों, आपको एक टेबल बनाता हूं, अच्छे से ध्यान दीजिएगा। देखो सारे बच्चे अच्छे से इस बात को समझेंगे और ध्यान देंगे, ठीक है? हाँ, आप भी बना लीजिए, आप भी बना लीजिए। एक, दो, तीन, चार, पांच, ऐसे 5 खाने चाहिए हमें। एक, दो, तीन, चार और लास्ट एंड फाइनल 5। चलो अब जरा गौर से बातों को समझिए, ठीक है? हमारी इक्वेशन बच्चों क्या थी? du इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। ये हमारी जर्नल इक्वेशन थी।
जर्नल इक्वेशन हर एक प्रोसेस के लिए, है ना, जर्नल फॉर्म था फर्स्ट लॉ का। अब मैं इसको स्पेसिफिक फॉर्म में कन्वर्ट करता हूं, ठीक है। सबसे पहला हमारा प्रोसेस आया, ठीक है, सबसे पहला प्रोसेस हो गया हमारा आइसोथर्मल प्रोसेस। अब देखो ये इक्वेशन आइसोथर्मल प्रोसेस में कैसे कन्वर्ट होगी, आइसोथर्मल प्रोसेस। अब हमारा प्रोसेस आइसोथर्मल है, तो आइसोथर्मल प्रोसेस की कंडीशन क्या है, T इक्वल टू कॉन्स्टेंट है। अब T इक्वल टू कॉन्स्टेंट है तो du इक्वल टू क्या होगा, जीरो। क्यों, टेम्परेचर चेंज नहीं होगा तो इंटरनल एनर्जी में चेंज नहीं आएगा। तो जब du इक्वल टू जीरो होगा तो जीरो इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। आपने यहां जीरो डाल दिया तो ये Q और प्लस W, तो यहां पर जरा आप देखो क्या आ गया, W इक्वल टू आ गया माइनस क्यू, W इक्वल टू आ गया माइनस क्यू। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि यदि कोई आइसोथर्मल प्रोसेस है तो आप जितनी एनर्जी दोगे वो सब की सब हीट में, मतलब जितना काम करोगे वो पूरा का पूरा हीट में कन्वर्ट हो जाएगा, या जितनी हीट दोगे वो उस पूरी हीट को वर्क में कन्वर्ट कर देगा, उसकी इंटरनल एनर्जी को नहीं बढ़ाएगा, क्योंकि du की वैल्यू क्या है, जीरो। इसका मतलब इंटरनल एनर्जी में चेंज नहीं आ रहा है। मान लो आइसोथर्मल प्रोसेस में आपने 10 जूल हीट दी तो वो 10 जूल हीट को वर्क में कन्वर्ट कर देगा, 10 जूल काम कर लेगा, 10 जूल काम कर लेगा। जितनी हीट दोगे सारी की सारी हीट को वर्क में कन्वर्ट कर देगा, अपने में एब्जॉर्ब नहीं करेगा, अपनी इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज नहीं करेगा। तो आइसोथर्मल प्रोसेस का du जीरो होता है तो वर्क और हीट की वैल्यू आपस में बराबर होती है विद अपोजिट साइन, वर्क और हीट की वैल्यू आपस में बराबर होती है विद अपोजिट साइन। अच्छा, अब जरा देखो, यदि हमारा आइसोथर्मल ना होके एडियाबैटिक प्रोसेस हुआ तो एडियाबैटिक प्रोसेस। अब देखो एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या होता है, हम सबको पता है, यदि प्रोसेस एडियाबैटिक है तो क्या होगा, एडियाबैटिक प्रोसेस में Q इक्वल टू जीरो होता है। तो जब Q इक्वल टू जीरो होता है तो du इक्वल टू जीरो प्लस डब्ल्यू। Q इक्वल टू जीरो होता है तो Q की वैल्यू जीरो डाली तो du इक्वल टू जीरो प्लस डब्ल्यू। तो इक्वेशन क्या आ गई, du इक्वल टू डब्ल्यू। मतलब जो भी काम करोगे, जो भी काम करोगे वो इंटरनल एनर्जी से करोगे, क्यों, बाहर से हीट हमें मिल नहीं रही है और ना हम हीट दे रहे हैं, तो फिर काम कहां से होगा, तो काम आप अपनी इंटरनल एनर्जी से करोगे, क्योंकि मुझे बाहर से कोई हीट दे ही नहीं रहा है, क्योंकि वैल्यू जीरो है, एडियाबैटिक प्रोसेस है। तो हम अपनी इंटरनल एनर्जी से काम करेंगे, और कितना काम करेंगे, जितना इंटरनल एनर्जी में चेंज आएगा उतना ही काम कर देंगे। du की वैल्यू किसके बराबर है, w के बराबर। अब यहां दो बातें हैं, एडियाबैटिक प्रोसेस में टेम्परेचर जरूर चेंज होगा, क्यों, क्योंकि du की वैल्यू जीरो नहीं है। अब जब du की वैल्यू जीरो नहीं है तो इसका मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रहा होगा। इसका मतलब क्या क्या निकल के आ रहा है, इसका मतलब निकल के आ रहा है कि टेम्परेचर यहां पे वेरिएबल है, कांस्टेंट नहीं है। क्यों, क्यों वेरिएबल है, क्योंकि भाई du की वैल्यू जीरो नहीं आ रही है। तो यदि du की वैल्यू जीरो नहीं है, इसका मतलब du की वैल्यू जीरो ना होने का मतलब टेम्परेचर में चेंज आया है। यदि टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो du की वैल्यू जीरो आएगी ना, और du की वैल्यू जीरो ना आने का मतलब टेम्परेचर चेंज हो रहा है। तो इसका मतलब एडियाबैटिक प्रोसेस का टेम्परेचर चेंज होगा, और होगा क्या, इंक्रीज या डिक्रीज। यदि एक्सपेंशन करोगे तो वर्क का साइन कैसा आएगा, एक्सपेंशन करोगे तो वर्क का साइन कैसा आएगा, निगेटिव। तो du का साइन कैसा आया, निगेटिव। इसका मतलब इंटरनल एनर्जी कम हो रही है, इंटरनल एनर्जी कम हो रही है तो टेम्परेचर कम हो रहा है। अब मान लो कंप्रेशन कर रहे हैं तो वर्क का साइन कैसा आएगा, पॉजिटिव। अब वर्क का साइन पॉजिटिव तो du का साइन पॉजिटिव, इसका मतलब इंटरनल एनर्जी बढ़ रही है, तो इंटरनल एनर्जी बढ़ रही है तो टेम्परेचर बढ़ रहा है। अच्छा, दूसरी जो बात है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आज तक मैंने आपको चिल्ला चिल्ला के कहा है, गौर समझिए, आज तक मैंने आपको चिल्ला चिल्ला के कहा है कि वर्क पाथ फंक्शन होता है। आज तक मैंने आपको चिल्ला चिल्ला के कहा है कि वर्क पाथ फंक्शन होता है ना, हाँ।
अब यही थर्मोडायनेमिक्स है, इसीलिए मैंने कहा है कि डेली रिवाइज करो। ये खतरनाक चीज है, हाईली कॉन्सेप्चुअल है, गौर समझो। अब जरा वर्क की वैल्यू देखो कितनी आ रही है, डी। अब जब डी यू स्टेट फंक्शन है तो झक मार के वर्क भी तो स्टेट फंक्शन हो गया। क्यों? वर्क की वैल्यू डी यू के बराबर आ रही है, तो यदि डी यू स्टेट फंक्शन है तो वर्क भी स्टेट फंक्शन हो गया। तो एक स्पेसिफिक प्रोसेस का वर्क स्टेट फंक्शन होता है, वैसे वर्क पाथ फंक्शन होता है, मगर एक पर्टिकुलर प्रोसेस का वर्क स्टेट फंक्शन होता है। और वो पर्टिकुलर प्रोसेस कौन है? एडियाबैटिक प्रोसेस। वर्क, ध्यान रखना, वर्क स्टेट फंक्शन नहीं होता है। कौन सा वर्क स्टेट फंक्शन होता है? एडियाबैटिक प्रोसेस का वर्क स्टेट फंक्शन होता है। तो देखो, एडियाबैटिक प्रोसेस का वर्क स्टेट फंक्शन होता है, स्टेट फंक्शन होता है। ऐसा क्यों? रीजन क्या है? क्योंकि उसकी वैल्यू डी यू के बराबर आती है। रीजन क्या है? ऐसा रीजन क्या है? रीजन ये है कि उसकी वैल्यू डी यू के बराबर आ रही है, और डी यू स्टेट फंक्शन है तो वर्क स्टेट फंक्शन है, डी यू स्टेट फंक्शन है तो वर्क स्टेट फंक्शन है। तो ये बात ध्यान रखना, वर्क इज ऑलवेज पास्ट फंक्शन, बट एडियाबैटिक प्रोसेस का वर्क स्टेट फंक्शन होता है क्योंकि उसकी वैल्यू डी यू के बराबर है। इंटरनल एनर्जी चेंज डी यू के बराबर है, इंटरनल एनर्जी चेंज वर्क के बराबर है। अब देखिए अगला प्रोसेस आ जाओ, ध्यान दीजिए। इसी तरह से ध्यान दो, आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस, अब आइसोकोरिक प्रोसेस की कंडीशन हम लोग जानते हैं। क्या जानते हो? देखो, आइसोकोरिक में V इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो dV इक्वल टू 0। अब जब dV इक्वल टू 0 होगा तो जरा देखो वर्क इक्वल टू 0 होगा। क्यों? ये इक्वेशन ये है ना, ये इक्वेशन क्या है? ये है वर्क की वैल्यू, ये है। तो जब मैंने आपको पढ़ाया था आइसोकोरिक प्रोसेस का वर्क डन कितना होता है? 0। यहां पे 0 डालोगे तो ये 0 हो गया। तो यार यहां पर क्या होगा? यहां पे वर्क की वैल्यू 0 हो जाएगी, डी यू इक्वल टू क्यू प्लस 0। तो डी यू इक्वल टू क्या आ गया? क्यू आ गया। अब जरा देखो, डी यू इक्वल टू क्या आ गया? क्यू आ गया। अब जो बात वर्क के लिए है वही बात तो हीट के लिए भी है। हीट को हम लोगों ने क्या कहा है? चिल्ला चिल्ला के बोला है कि हीट हमेशा पाथ फंक्शन होती है, मगर आइसोकोरिक प्रोसेस की हीट स्टेट फंक्शन होगी। क्यों? इसकी वैल्यू भी तो देखो क्या निकल के आ गई है, इसकी भी वैल्यू डी यू के बराबर निकल के आ गई है। चेक करो, इसकी भी वैल्यू कितनी निकल आई है? डी यू के बराबर निकल आई है। तो जब यार इसकी भी वैल्यू डी यू के बराबर निकल के आ गई है तो ये भी स्टेट फंक्शन हो गया, है ना? तो जरा देखो, यहां पर भी आपको ये बात ध्यान रखनी होगी। क्या? देखो, है ना, हीट एट आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस इज ए स्टेट फंक्शन, ध्यान रखना, हीट स्टेट फंक्शन नहीं होती है, एक पर्टिकुलर प्रोसेस की हीट स्टेट फंक्शन होती है। हीट स्टेट फंक्शन नहीं होती है, एक पर्टिकुलर प्रोसेस की हीट स्टेट फंक्शन होती है। अब यहां पर एक बात और ध्यान रखना, बच्चों को परेशान करने के लिए हम लोग स्टेटमेंट पास करते हैं। ये जो हीट है जरा बताना कौन सी है? कांस्टेंट वॉल्यूम की हीट है। कांस्टेंट वॉल्यूम की हीट की वैल्यू क्या आ रही है? डी यू के बराबर। मतलब कांस्टेंट वॉल्यूम की हीट को इंटरनल एनर्जी चेंज कहते हैं। चेक करो, है ना, कांस्टेंट वॉल्यूम की हीट को, कांस्टेंट वॉल्यूम की हीट को इंटरनल एनर्जी चेंज कहते हैं, डीयू कहते हैं, डीयू कहते हैं।
ये भी ध्यान रखना, ये देखो हीट को क्या du कहते हैं, इंटरनल एनर्जी चेंज कहते हैं। क्या हीट को इंटरनल एनर्जी चेंज कहते हैं? नहीं। क्या हीट को स्टेट फंक्शन कहते हैं? नहीं। हीट को हम स्टेट फंक्शन नहीं कहते, पाथ फंक्शन होती है। हीट इंटरनल एनर्जी चेंज के बराबर नहीं होती है, मगर एक पर्टिकुलर प्रोसेस है आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस की हीट को स्टेट फंक्शन होती है। आइसोकोरिक प्रोसेस की हीट स्टेट फंक्शन होती है और कांस्टेंट वॉल्यूम की हीट इंटरनल एनर्जी चेंज के बराबर होती है। आइसोकोरिक प्रोसेस का मतलब कांस्टेंट वॉल्यूम। कांस्टेंट वॉल्यूम की हीट की वैल्यू इंटरनल एनर्जी चेंज के बराबर होती है। क्या हीट की वैल्यू इंटरनल एनर्जी चेंज के बराबर होती है? नहीं। एक पर्टिकुलर सिचुएशन की हीट की वैल्यू इंटरनल एनर्जी चेंज के बराबर होती है, और वो पर्टिकुलर सिचुएशन क्या है? एट कांस्टेंट प्रेशर। तो कांस्टेंट प्रेशर की हीट को हम du कहते हैं, इंटरनल एनर्जी चेंज कहते हैं। और ये हीट एक स्पेसिफिक प्रोसेस की हीट स्टेट फंक्शन होती है। एक स्पेसिफिक प्रोसेस की हीट स्टेट फंक्शन होती है, और यहां पर भी टेंपरेचर चेंज होगा। क्यों? क्योंकि du की वैल्यू जीरो नहीं आ रही है, और जब du की वैल्यू जीरो नहीं आ रही है तो टेंपरेचर चेंज होगा। यदि du की वैल्यू जीरो नहीं आ रही है तो ध्यान रखना कि टेंपरेचर चेंज है, क्योंकि आइडियल गैस के केस में du इंटरनल एनर्जी पे डिपेंड करता है, और हमें सिर्फ आइडियल गैस का केस पढ़ना है। हमें सिर्फ आइडियल गैस का केस पढ़ना है, सिलेबस में वही है। क्लियर है? अच्छा, अब और आगे आओ, अब और आगे आओ। अब देखो आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोबैरिक प्रोसेस। आइसोबैरिक प्रोसेस के केस में कुछ जीरो नहीं है। क्यों? अब इसमें प्रेशर डिफरेंस है ही नहीं, ये एब्सोल्यूट प्रेशर है। आप कह रहे हो प्रेशर कांस्टेंट है, तो ठीक है, ये प्रेशर है ना, तो इसकी कोई वैल्यू होगी। प्रेशर कांस्टेंट है तो चेंज इन प्रेशर तो कहीं है ही नहीं इस पूरी इक्वेशन में। तो आइसोबैरिक प्रोसेस में इक्वेशन जैसी है वैसी ही रहती है, इसमें जरा सा भी चेंज नहीं आता है। आइसोबैरिक प्रोसेस में इक्वेशन में कोई चेंज नहीं आता है। क्यों? क्योंकि प्रेशर का चेंज पूरी इक्वेशन में कहीं है ही नहीं। प्रेशर का चेंज पूरी इक्वेशन में कहीं है ही नहीं। तो आइसोबैरिक प्रोसेस में जो जर्नल फॉर्म की इक्वेशन है वही आइसोबैरिक फॉर्म की इक्वेशन है, उसमें जरा सा भी चेंज नहीं है। अब साइक्लिक प्रोसेस की बात करें, साइक्लिक प्रोसेस में क्या होगा? अब साइक्लिक प्रोसेस में क्या होगा? साइक्लिक प्रोसेस का मतलब इनिशियल स्टेट फाइनल स्टेट सेम है, तो जब स्टेट नहीं चेंज हुआ है तो स्टेट फंक्शन की वैल्यू नहीं चेंज होगी। क्यों? रीजन क्या है? रीजन ये है कि इंटरनल एनर्जी स्टेट फंक्शन है, u क्या है? स्टेट फंक्शन है, और जब स्टेट फंक्शन है तो इनकी वैल्यू स्टेट पे डिपेंड करती है। अब स्टेट नहीं चेंज हो रहा है तो इनकी वैल्यू क्यों चेंज होगी? साइक्लिक प्रोसेस क्या होते हैं? जिसका इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट सेम हो, तो इसका मतलब स्टेट ही नहीं चेंज हुआ। तो जब स्टेट नहीं चेंज हुआ तो इंटरनल एनर्जी की वैल्यू कैसे चेंज होगी? इसलिए du इक्वल टू जीरो, और du इक्वल टू जीरो तो w की वैल्यू q के बराबर। पीछे देखो कराया है, ऊपर सबसे पहले w की वैल्यू q के बराबर, मतलब जितनी हीट दोगे वो पूरा का पूरा वर्क में कन्वर्ट हो जाएगा, पूरा का पूरा वर्क में कन्वर्ट हो जाएगा। ये चीजें बार बार लगेंगी, इनको ध्यान रखना। ये चीजें बार बार लगेंगी, इनको अच्छे से समझ लो। क्यों? क्योंकि जब भी आप वर्क की बात करोगे, हीट की बात करोगे, वो किसी ना किसी प्रोसेस में यूज हो रहा होगा। ये बातें समझ में आई, और इनको ध्यान रखिएगा बहुत अच्छे से। ये बातें समझ में आई सबको? अपोजिट साइन ये रिप्रेजेंट करता है कि मान लो वर्क की वैल्यू +10 है तो हीट की वैल्यू -10 है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, जैसे देखो गौर से सुनना, आपने 10 जूल काम किया तो वो पूरा 10 जूल काम जो है हीट में कन्वर्ट हो गया। जैसे मान लो आपको 10 जूल हीट मिली तो क्यू का साइन कैसा है? पॉजिटिव। तो वो जो 10 जूल हीट मिली वो मैं क्या करूंगा? पिस्टन को उठाने में लगा दूंगा। तो मैंने काम कर दिया,
तो वर्क का साइन मेरा कैसा आ गया, निगेटिव। ये है मतलब जो हीट मिलेगी उसको मैं वर्क में कन्वर्ट कर दूंगा, या जो वर्क मैं करूंगा वो हीट के फॉर्म में रिलीज हो जाएगा। मतलब वर्क डायरेक्ट हीट में चेंज हो रहा है, इसका मतलब कुछ ये है। अब इस क्वेश्चन का आंसर बताओ, जेई में आया हुआ क्वेश्चन है, इसका आंसर बताओ, इसका आंसर बताओ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन डज नॉट करेक्टली रिप्रेजेंट द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को कौन करेक्टली रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है? बताओ। अब देखो साइक्लिक प्रोसेस में डी इक्वल टू 0 होता है, तो जब डी इक्वल टू 0 होगा तो Q और W आपस में बराबर होंगे विद अपोजिट साइन। आइसोकोरिक प्रोसेस में वर्क इक्वल टू 0 होगा, तो वर्क इक्वल टू 0 होगा तो इंटरनल एनर्जी चेंज Q के बराबर होगी। एडियाबैटिक प्रोसेस में Q इक्वल टू 0 होगा, Q इक्वल टू 0 होगा तो du इक्वल टू W के बराबर होगा, माइनस W के बराबर नहीं होगा, W के बराबर होगा, माइनस W के बराबर नहीं होगा। आंसर ये आएगा। अब वहां देखो माइनस का साइन लगा है। आइसोथर्मल प्रोसेस है तो du इक्वल टू 0 होगा, और du इक्वल टू 0 होगा तो ये तो सही लिखा है, ये तो सही लिखा है। आंसर इज बी। यस 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 यस, आंसर इज बी। क्या आप आसानी से इस क्वेश्चन को कर पा रहे हो? आसानी से कर पा रहे हो ना? अब जरा देखो, अब आप ये मत कह देना कि सर सारे क्वेश्चन आप जेई के ही क्यों करा रहे हो। मैं जेई नीट दोनों करा रहा हूं, और वही क्वेश्चन जेई के करा रहा हूं जो नीट में आ सकते हैं। मैं ऐसा कोई जेई का क्वेश्चन नहीं कराऊंगा जो फालतू में हो, कि मतलब वो नीट में आ ना सकता हो, मैं बस अपना अफलातून गिरी में करा रहा हूं, अफलातून गिरी में करा रहा हूं कि देखो मुझे कितना आता है। यार वो सब जो है ना, नए नए लोगों की जरूरत होती है। यहाँ क्या है ना, सब कुछ खा के बैठे हुए हैं, तो क्या ये सब ईगो की बात होती है, और अपने पास है नहीं वो। अब देखो, ए पिस्टन फिल्ड विद 0.04 मोल ऑफ आइडियल गैस, 0.04 मोल ऑफ आइडियल गैस, एन की वैल्यू दी है। क्वेश्चन बहुत आराम से पढ़ना थर्मोडायनेमिक्स का, जल्दी जल्दी क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं है थर्मोडायनेमिक्स की, क्योंकि उसकी लैंग्वेज में ही सब कुछ छिपा होता है। ए पिस्टन फिल्ड विद 0.04 मोल ऑफ आइडियल गैस एक्सपेंड, इसका मतलब वर्क का साइन कैसा आएगा, निगेटिव। तो जब वर्क का साइन निगेटिव आएगा, ये क्वेश्चन आंसर गलत हो गया, ये आंसर गलत हो गया भाई। जब वर्क का साइन निगेटिव आएगा तो पॉजिटिव तो हो नहीं सकता, तो ये दो ऑप्शन तो गलत ही हो गए। देखा, आपने सिर्फ एक वर्ड पढ़ा है, उससे आपकी प्रोबेबिलिटी देखो सही होने की कितनी बढ़ गई। अभी 4 में से एक चूज करना था, 25% प्रोबेबिलिटी थी सही होने की, अब 2 में से एक चूज करना है, 50% प्रोबेबिलिटी है। मान लो किसी को कुछ नहीं आता, तब भी तुक्का 2 में से एक में मारना है, तब भी तुक्का 2 में से एक में मारना है। चेक कर लो, है आगे बढ़ेंगे अभी और आ जाएगा। और एक और आपको बात बता दूं, Q और W का साइन कभी सेम हो ही नहीं सकता है, Q और W का साइन कभी सेम हो ही नहीं सकता है, ध्यान रखना। चलो मगर आगे बढ़ते हैं। रिवर्सेबली फ्रॉम 50 ml टू 375 ml एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर। अब देखो यहां पढ़ो, एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर, टेम्परेचर चेंज हो रहा है नहीं, यदि टेम्परेचर नहीं चेंज हो रहा है तो du में कितना चेंज आएगा, यदि टेम्परेचर नहीं चेंज हो रहा है तो du में कितना चेंज आएगा, 0। क्यों, आइडियल गैस है। टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है तो du में कितना चेंज आएगा, 0। और यदि du में 0 चेंज है तो आप सभी बच्चे जानते हो क्या हो गया, W और Q आपस में बराबर हो गए विद अपोजिट साइन, W और Q आपस में बराबर हो गए विद अपोजिट साइन। इसका मतलब जो वैल्यू W की है वही वैल्यू Q की है, मगर अपोजिट साइन। और यहां क्या लगे, सेम साइन, बस आंसर हो गया। अरे हमें सॉल्व ही नहीं करना है, हमें सॉल्व थोड़ी करना है। अब देखो जेई का क्वेश्चन आप कहोगे अरे यार सर आपने तो बिना पेन चला ही कर दिया,
तुम्हें भी करना है। बात ये है कि आपको जो मैं पढ़ा रहा हूं उसको बहुत अच्छे से ध्यान रखो, बस बहुत अच्छे से ध्यान रखो। देखो निपट गया। अच्छा, अब पूरा क्वेश्चन खत्म करते हैं। एज इट डन सो इट एब्जॉर्ब 208 जूल ऑफ हीट। अब देखो हीट, सिस्टम हीट एब्जॉर्ब कर रहा है। यदि सिस्टम हीट एब्जॉर्ब कर रहा है तो उसका साइन कैसा होगा? पॉजिटिव। मैंने पढ़ाया है कि यदि सिस्टम हीट गेन कर रहा है तो उसका साइन कैसा होगा? पॉजिटिव। तो Q का साइन कैसा आया? पॉजिटिव। तो W का साइन कैसा आएगा? निगेटिव। क्यों? इक्वल विद अपोजिट साइन है। चेक करो, इक्वल विद अपोजिट साइन। और वैसे भी W का साइन हमें ऊपर से ही पता चल गया है, एक्सपेंशन है। वैसे भी W का साइन हमें एक ऊपर से ही पता चल गया है, मगर फिर भी हम निकाल देते हैं। ये देखो आ गया, ये आ गया। क्लियर है? सही है? हाँ। अब तुम्हारा मन कर रहा होगा कि सर ऐसा नहीं है, मैं भी करूंगा, मैं भी करूंगा। ऐसा नहीं चलेगा सर, अकेले अकेले नहीं चलेगा, अकेले अकेले नहीं चलेगा सर, मैं भी करूंगा। मैंने कहा करो। ये क्वेश्चन आप करके बताओ। ड्यूरिंग कंप्रेशन, पढ़ो, ड्यूरिंग कंप्रेशन मतलब W का साइन पॉजिटिव ऑफ ए स्प्रिंग द वर्क डन इज 10 किलो जूल। तो वर्क का साइन कैसा है? पॉजिटिव। तो वर्क डन इज 10 किलो जूल, तो ये 10 प्लस का आएगा। वर्क डन इज 10 किलो जूल, है ना। एंड 2 किलो जूल स्केप टू द सराउंडिंग एज ए हीट। हीट क्या हो रही है? स्केप कर रही है, मतलब निकल रही है। तो हीट का साइन कैसा आएगा? सिस्टम हीट निकाल रहा है, सिस्टम हीट निकाल रहा है तो साइन कैसा आएगा? माइनस। सिस्टम हीट निकाल रहा है तो साइन कैसा आएगा? माइनस। द चेंज इन इंटरनल एनर्जी, द चेंज इन इंटरनल एनर्जी du इक्वल टू Q प्लस W। इसकी वैल्यू है -2 किलो जूल, इसकी वैल्यू है +10 किलो जूल। तो ये प्लस का 8 किलो जूल आया। साइन पर फोकस रखना, क्योंकि विद साइन आंसर आता है। देखो माइनस भी दिया है, प्लस भी दिया है, तो आपको प्लस माइनस दोनों का ध्यान रखना है। तो सारी चीजें विद साइन लिखोगे। यस, मजा आ रहा है? कॉन्फिडेंस आ रहा है आपको? कॉन्फिडेंस आ रहा है कि आप धज्जियां उड़ा दोगे? कॉन्फिडेंस आ रहा है कि धज्जियां उड़ा दोगे? और जिन बच्चों का थर्मोडायनेमिक्स हिला था वो अब कर पा रहे हैं। जिन बच्चों का थर्मोडायनेमिक्स हिला था, क्या वो आप ये कर पा रहे हो? बताइए, जिन बच्चों का थर्मोडायनेमिक्स हिला है, क्या वो कर पा रहे हैं? क्या वो कर पा रहे हैं? जिन बच्चों का थर्मोडायनेमिक्स हिला है, यस, वेरी गुड। अरे क्या बात है, छा गए यार तुम लोग, छा गए यार तुम लोग, छा। हाँ बेटा, आस्था बिल्कुल सही कह रहे हो। साइन हमेशा सिस्टम के रिस्पेक्ट में लेना है। हाँ, तो शोएब कर पा रहे हो? अब शोएब अब कर पा रहे हो? ना मुन्ना ना, इंटेंसिव एक्सटेंसिव का उससे कोई लेना देना नहीं है। हाँ, ए गैस इज अलाउड टू एक्सपेंड। क्वेश्चन करो, आंसर बताओ सब लोग, आंसर बताओ, इसका आंसर बताओ। ए गैस इज अलाउड टू एक्सपेंड, बताओ। एक्सपेंड से क्या पता चलता है? एक्सपेंड से क्या पता चलता है? इस गैस इज अलाउड टू एक्सपेंड, इससे हमें क्या पता चलता है? इससे हमें क्या पता चलता है? W कैसा लेना है? निगेटिव। इन ए वेल इंसुलेटेड, इंसुलेटेड से क्या पता चलता है? इंसुलेटेड से क्या पता चलता है? इंसुलेटेड, यदि इंसुलेटेड कंटेनर है तो हीट ना आएगी ना जाएगी। क्यों? पढ़ा रखा है हीट में, हीट में पढ़ा रखा है बेटा। पिछली, मैं कह रहा हूं रिवीजन करके खूब आओ। जो पढ़ाया है बस वही लगाऊंगा, उसके अलावा कुछ नहीं लगाऊंगा। चाहे क्वेश्चन जितना टफ आए और चाहे क्वेश्चन जितना इजी हो, जो पढ़ाया है वही लगाऊंगा और आपका आंसर 2 सेकंड में आएगा आराम से। अगेंस्ट द कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर 2.5 एटमॉस्फेयर फॉर
from an initial volume 2.5 liter to a final volume 4.5 liter. The change in internal energy of a gas in joule. देखो इंटरनल एनर्जी चेंज पूछ रहे हो, तो इंटरनल एनर्जी चेंज की वैल्यू किसके बराबर होगी? वर्क के बराबर। इंटरनल एनर्जी चेंज की वैल्यू किसके बराबर होगी? वर्क के बराबर। और साइन कैसा होगा? निगेटिव। क्यों? क्योंकि W का साइन निगेटिव है तो DU का साइन भी निगेटिव आएगा। भाई W का साइन निगेटिव है तो DU का साइन भी निगेटिव आएगा। तो ये और ये तो कट गए। किसी को फार्मूला बस कुछ नहीं आता है तब भी उसको देखो 50% आ गया। अब आप फार्मूला डाल दो, वर्क निकालो, माइनस पी एक्सटर्नल V फाइनल माइनस V इनिशियल। भाई प्रेशर की वैल्यू कितनी है? वॉल्यूम कितना है? 4.5 लीटर से 2.5 लीटर। इसको माइनस करोगे 2 मतलब 5 आ रहा है। अब इसको जूल बनाओ, तो जूल बनाओगे तो 5 इंटू 101 जूल। 5 इंटू 101 जूल। तो ये कितना आ गया? आंसर आ गया। ये कितना आ गया? आंसर आ गया 505। हाँ अब्बास वेरी गुड। हाँ यस। चलो चलो, अब बच्चे जब बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस फील कर रहे हैं तो जरा उनकी कॉन्फिडेंस को तोड़ा जाए, उनके कॉन्फिडेंस को थोड़ा सा तोड़ा जाए। तोड़ा ना जाए मतलब अच्छे क्वेश्चन दूंगा, आप परेशान ना हो, आप कर लोगे, आप टैलेंटेड हो, है ना? आप टैलेंटेड हो। जरा क्वेश्चन पे फोकस रखिएगा, क्वेश्चन पे फोकस रखिएगा कि कैसे करना है। अब जरा देखो ये क्वेश्चन करो, पढ़ो क्या है। When 1 mole of ideal gas is heated at constant volume, भाई पकड़ो पकड़ो क्वेश्चन को, पढ़ो और देखो। आप सोचो कि मैं क्वेश्चन कितने आराम से पढ़ रहा हूं। क्यों? क्या मैं थक गया हूं? क्या मैं कमजोर हूं? नहीं, मुझे पता है किस चैप्टर को कैसे पढ़ना है और कैसे पढ़ाना है। क्वेश्चन को थर्मोडायनेमिक्स को आराम से पढ़ना, क्योंकि आंसर उसकी लैंग्वेज में है, फार्मूले में नहीं है। यदि कोई थर्मोडायनेमिक्स में फार्मूले में लगा हुआ है तो उसका घंटा एक क्वेश्चन नहीं निकलेगा। लैंग्वेज पे ध्यान दो, जो पढ़ा रखे हैं पॉइंट उन पे ध्यान दो। 1 mole of gas is heated to constant volume। constant volume का मतलब, constant volume का मतलब एडी आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस का वर्क 0, आइसोकोरिक प्रोसेस का वर्क 0। वॉल्यूम चेंज नहीं होगा तो वर्क नहीं आएगा। टेम्परेचर इज राइज टू फ्रॉम 298 केल्विन टू 308 केल्विन। अब देखो टेम्परेचर में चेंज हो रहा है, इसका मतलब इंटरनल एनर्जी में चेंज जरूर होगा। इंटरनल एनर्जी 0 नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर में चेंज हो रहा है, और टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो इंटरनल एनर्जी जरूर चेंज होगी। हीट सप्लाई टू द गैस इज 500 जूल। अब देखो सिस्टम क्या कर रहा है? हीट गेन कर रहा है। हीट सप्लाई टू द सिस्टम, गैस, देखो गैस को हीट मिल रही है। हीट सप्लाई टू द सिस्टम इज 500 जूल। देन विच स्टेटमेंट इज करेक्ट? 1 mole of gas is heated at constant volume, the temperature is rise for 298 Kelvin to 38 Kelvin। अब वो पूछ रहा है बताओ, तो सबसे पहले वर्क क्या है? 0। तो इसमें वर्क 0 है? नहीं, तो ये आंसर हो ही नहीं सकता। इसमें वर्क 0 है? नहीं, ये आंसर हो ही नहीं सकता। इसमें वर्क 0 है? नहीं, तो ये आंसर हो ही नहीं सकता। लो, हमें सिर्फ इतना सा आता है ना तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व है। कांस्टेंट वॉल्यूम है तो वर्क 0 है। अब इसमें देखो वर्क की वैल्यू क्या है? 500, गलत हो गया। इसमें वर्क की वैल्यू क्या है? 500, गलत हो गया। इसमें वर्क की वैल्यू क्या है? -500, गलत हो गया। वर्क की वैल्यू तो 0 है, सिर्फ इसमें 0 है।
और ये दोनों आपस में बराबर होंगे। क्यों बराबर होंगे? अरे भाई ये फार्मूला है। अब वर्क की वैल्यू 0 है, तो भाई जब वर्क की वैल्यू 0 है तो जितनी हीट होगी उतनी ही इंटरनल एनर्जी चेंज होगा। यस 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 यस। मस्त चल रहा है? बताओ भाई, मस्त चल रहा है कि नहीं चल रहा है? मस्त चल रहा है कि नहीं? पहले ये बताओ, पहले ये बताओ। अच्छा जिद करोगे, लो इसको करो, इसको करो, यस करो, करो भाई इसको करो। इन ए क्लोज इंसुलेटेड कंटेनर, हा 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 हा, पढ़ा? इन ए क्लोज इंसुलेटेड कंटेनर, इंसुलेटेड है, इन ए क्लोज इंसुलेटेड कंटेनर, तो Q इक्वल टू 0। बस आंसर आ गया, आंसर आ गया। इसमें Q 0 है? नहीं। इसमें Q 0 है? नहीं। इसमें Q 0 है? नहीं। तो बस यही होगा, बस यही होगा। मगर फिर भी आगे कर लेते हैं। कंटेनर ए लिक्विड इज स्ट्रिप्ड विद ए पैडल टू इंक्रीज द टेम्परेचर। टेम्परेचर चेंज हो रहा है, इसका मतलब इंटरनल एनर्जी चेंज हो रही है। और कैसी हो रही है? पॉजिटिव। टेम्परेचर बढ़ेगा तो इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? तो भाई फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ये 0 है तो du और w बराबर होंगे। अब जब du 0 नहीं है तो w भी 0 नहीं होगा। du 0 नहीं है तो w भी 0 नहीं होगा। सही है? सही है? चलो लगे हाथ ये भी निपटा दो। और जितने भी क्वेश्चन किए हैं या तो आईआईटी के पीवाईक्यू है या नीट के पीवाईक्यू है, देख लो आप। इसको आप करो। अच्छा ये वाला क्वेश्चन टफ भी है, ये वाला क्वेश्चन शायद ज्यादा टफ है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑप्शन फॉर फ्री एक्सपेंस? हा 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 हा। नहीं नहीं पकड़ लोगे तुम। क्या लिखा है? पढ़ो। फ्री एक्सपेंशन, इससे क्या समझ में आया? फ्री एक्सपेंशन से क्या समझ में आया? ऑफ एन आइडियल गैस अंडर एडियाबैटिक कंडीशन, इससे क्या समझ में आया? एडियाबैटिक कंडीशन, इससे क्या समझ में आया? देखो यदि रिवाइज नहीं करोगे तो फ्री एक्सपेंशन में वर्क 0 होता है, ये ध्यान ही नहीं होगा। एडियाबैटिक कंडीशन का मतलब Q इक्वल टू 0 होता है, ये ध्यान ही नहीं रहेगा, तो फिर आंसर नहीं निकलेगा। तो इसी वजह से मैंने कहा है कि चैप्टर को रिवाइज करते रहो, जैसे तुम हर वर्ड की मीनिंग समझ पाओ। यहाँ वर्ड की मीनिंग है, जैसे फ्री एक्सपेंशन इसका मतलब वर्क इक्वल टू 0, अच्छा एडियाबैटिक इसका मतलब Q इक्वल टू 0, है ना? तो बताओ भाई यदि वर्क 0 है, Q 0 है, तो du की वैल्यू कितनी आएगी? ये 0 है, ये 0 है, तो du की वैल्यू भी कितनी आएगी? 0। तो तीनों क्या आएंगे? 0। अच्छा जब du 0 आ रहा है, इसका मतलब जब इंटरनल एनर्जी में चेंज नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब टेम्परेचर में भी चेंज नहीं होगा। जब इंटरनल एनर्जी में चेंज नहीं आ रहा है तो टेम्परेचर में भी चेंज नहीं होगा। क्यों? इंटरनल एनर्जी चेंज 0 है, इसका मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट है। इंटरनल एनर्जी चेंज 0 है, इसका मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट है। तो देखो W0 और Q0 इसमें नहीं है तो ये गलत हो गया। W0 Q0 इसमें नहीं है तो ये गलत हो गया। W0 Q0, W0 Q0। अब dt 0 होगा कि नहीं? हाँ होगा। क्यों? क्योंकि जब W0 है, Q0 है, तो इंटरनल एनर्जी चेंज 0 है, और इंटरनल एनर्जी चेंज 0 का मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट है, और टेम्परेचर कांस्टेंट है तो डेल्टा टी की वैल्यू क्या होगी? 0। डेल्टा टी की वैल्यू क्या होगी? 0। कैसा फील कर रहे हो? ओए भाई कैसा फील कर रहे हो? यस। अब देखो एक बच्चे ने ये क्वेश्चन पूछा था, ये जेई का क्वेश्चन है, मैंने जवाब नहीं दिया था उस बच्चे से, बस मैंने ये कहा था कल या परसों जब भी पूछा था कि बेटा इस क्वेश्चन को मैं खुद कराऊंगा सही समय आने पर, जब मैं पढ़ा दूंगा। तो देखो आज टाइम आ गया है,
among the following the set of parameter that represent path function, इनमें से कौन पाथ फंक्शन है? तो देखो q प्लस डब्ल्यू किसके बराबर होता है? du के बराबर। तो du क्या पाथ फंक्शन है? नहीं, ये तो स्टेट फंक्शन है। ये अच्छा क्वेश्चन है, टफ क्वेश्चन है। वो कह रहा है q प्लस डब्ल्यू की वैल्यू क्या पाथ फंक्शन है? तो q प्लस डब्ल्यू का मतलब du। इसका मतलब वो कह रहा है क्या du पाथ फंक्शन है? नहीं, पाथ फंक्शन तो सिर्फ कौन कौन होते हैं? पाथ फंक्शन तो डिस्टेंस होते हैं, वर्क होता है, हीट होता है और हीट कैपेसिटी होता है। ये पाथ फंक्शन होते हैं। ये तो du है, ना वर्क है, ना हीट है, ना आपका डिस्टेंस है, तो ये तो गलत हो गया। अच्छा, ये वर्क है, ये तो होगा, ये हीट है, ये भी होगा। अब h माइनस टी एस क्या होता है? ये अभी मैंने पढ़ाया नहीं है, मगर लिख देता हूं। एक्चुअल में g इक्वल टू होता है h माइनस टी एस। आपको अभी 2 या 3 क्लास बाद पढ़ाऊंगा, 2 या 3 क्लास बाद पढ़ाऊंगा। इसको कहते हैं गिब्स फ्री एनर्जी, गिब्स फ्री एनर्जी। अब गिब्स फ्री एनर्जी कहते हैं, तो क्या ये डिस्टेंस है? नहीं। क्या ये हीट है? नहीं। क्या ये वर्क है? नहीं। क्या ये हीट कैपेसिटी है? नहीं। तो यार ये भी नहीं होगा, ये भी स्टेट फंक्शन होगा। ये भी क्या होगा? स्टेट फंक्शन होगा। ये भी स्टेट फंक्शन होगा। तो पाथ फंक्शन कौन हो गए? पाथ फंक्शन हमारे दो हो गए, एक बी और एक सी। अब बी एंड सी कहां पे आंसर है? यहां पे आंसर है। बी एंड सी कहां पे आंसर है? यहां पे आंसर है। बस खेल खत्म। यहां पे आंसर है, बस खेल खत्म। कर लोगे? देखो कितने सारे क्वेश्चन करा दिए। अच्छा, एक क्वेश्चन रह गया, ये बताओ, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। यस यस यस, फिर नई हेडिंग पे चलते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। du इज इक्वल टू, du कौन से वर्क के बराबर होता है? बताओ। du इज इक्वल टू, अभी पढ़ाया है, आइसोकोरिक प्रोसेस के वर्क की वैल्यू du के बराबर होती है। आइसोकोरिक प्रोसेस, देखो du और वर्क बराबर कब होंगे? वो कह रहा है du इज इक्वल टू कौन सा वर्क? तो du और वर्क तभी बराबर होंगे ना जब q की वैल्यू 0 हो। और q की वैल्यू किस में 0 होती है? इसमें 0 होती है भाई। du इज इक्वल टू वर्क, क्यों? ये सारे वर्क लिखे हैं। अब du वर्क के बराबर कब आएगा? जब q 0 हो। और q किस में 0 होता है? एडियाबैटिक प्रोसेस में 0 होता है। q किस में 0 होता है? एडियाबैटिक प्रोसेस में 0 होता है। q किस में 0 होता है? एडियाबैटिक प्रोसेस में 0 होता है। अब आप लोग जिद कर रहे हो तो नई हेडिंग पे चलते हैं। नाम क्या है? नाम है इंथैल्पी, इंथैल्पी ऑफ सिस्टम, इंथैल्पी ऑफ सिस्टम। अब ये इंथैल्पी क्या होता है? अब इसको जरा समझो बच्चों, इंथैल्पी क्या होता है। जरा एक बार मुझे बताना इंटरनल एनर्जी क्या होता है। जरा आप बताना इंटरनल एनर्जी क्या होता है। टोटल स्टोर एनर्जी ऑफ सिस्टम, सिर्फ एनर्जी का सम इंटरनल एनर्जी है। टोटल स्टोर एनर्जी ऑफ सिस्टम है ना, एनर्जी का सम, जितनी भी तरह की हीट है उनका सम इंटरनल एनर्जी है। अब सिस्टम के पास कौन कौन सी एनर्जी हो सकती है? सिस्टम के पास कितनी एनर्जी हो सकती है? तो देखो जरा गौर सुनना। इंथैल्पी क्या होता है? इंथैल्पी होता है टोटल स्टोर, टोटल स्टोर एनर्जी एंड वर्क ऑफ सिस्टम, वर्क ऑफ सिस्टम। मतलब किसी सिस्टम के पास टोटल कितनी एनर्जी है और टोटल कितना वर्क है, उन दोनों का सम
इंथैल्पी है। टोटल स्टोर एंड वर्क ऑफ सिस्टम, मतलब ये क्या है, सम ऑफ टोटल एनर्जी एंड टोटल वर्क ऑफ सिस्टम, ये देखो, इसको बच्चों रिप्रेजेंट किससे किया जाता है, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है H से, ये देखो, और इसीलिए इसका फार्मूला होता है H इक्वल टू यू प्लस पीवी। पीवी क्या है, वर्क। आपको पता है हम कौन सा वर्क पढ़ते हैं, प्रेशर वॉल्यूम वर्क, तो पीवी क्या है, वर्क है। तो H इक्वल टू फार्मूला होता है U प्लस पीवी। ये देखिए, अब DH क्या होता है और डेल्टा H क्या होता है, ये होता है चेंज इन इंथैल्पी। ये क्या होता है, चेंज इन इंथैल्पी, इसको चेंज इन इंथैल्पी कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, चेंज इन इंथैल्पी। अब चेंज इन इंथैल्पी का फार्मूला क्या होता है, जब हम इसको चेंज के फॉर्म में ले जाएंगे तो ये फार्मूला ऐसे आ जाएगा, देखो यहां पर भी चेंज करोगे, वहां पर भी चेंज करोगे, तो ये देखो दोनों तरफ मैंने डिफरेंशिएट कर दिया, ये फार्मूला ऐसे हो गया, दोनों तरफ मैंने क्या किया, डिफरेंशिएट कर दिया। DH इक्वल टू DU प्लस पीबी, दोनों तरफ मैंने क्या किया, डिफरेंशियल कर दिया। ये इसका मतलब क्या है कि बोथ साइड आपने डिफरेंशियल किया है। वॉइस नहीं आ रही है क्या, ओए बैटरी खत्म हो गई क्या, नहीं बैटरी तो है, आवाज तो आ रही होगी, आवाज आ रही है सबको, हाँ आ रही है। तो देखो इंथैल्पी क्या होती है, इंथैल्पी टोटल स्टोर एनर्जी और प्लस टोटल वर्क ऑफ द सिस्टम होती है, मतलब वर्क और एनर्जी का सम इंथैल्पी है। ये देखो, अब मैंने दोनों तरफ डिफरेंशिएट किया, तो दोनों तरफ डिफरेंशिएट किया ये, अब ये देखो, अब डिफरेंशिएट करो, तो जब मैं इसको और डिफरेंशिएट करूंगा तो ये ऐसे हो जाएगा, डरना नहीं, थोड़ा सा मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूं, ये ऐसे हो जाएगा, ये देखो ऐसा हो जाएगा। बच्चों ने कहा हाँ हो जाएगा। अब यहां से थोड़ी दिक्कत आएगी, यहां से थोड़ी दिक्कत आएगी, क्यों, आपने यदि फिजिक्स या मैथ्स पढ़ी है तो डिफरेंशियल उसका होता है जो वेरिएबल होता है, कांस्टेंट का डिफरेंशियल नहीं होता है। वेरिएबल को डिफरेंशिएट करते हैं, वेरिएबल को इंटीग्रेट करते हैं। तो मान लो वेरिएबल हमारा x और y है, तो इसको क्या लिखोगे, इसका फार्मूला क्या होता है, x को कांस्टेंट रखा, y का डिफरेंशियल किया, प्लस y को कांस्टेंट रखा, x का डिफरेंशियल किया, ऐसे लिखते हैं। ये फार्मूला होता है यदि आपने मैथ्स में पढ़ा हो, दो वेरिएबल का डिफरेंशिएट करने का फार्मूला। इवन आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, जहां तक मुझे याद है फिजिक्स में जरूरत पड़ती है, यदि दो वेरिएबल का डिफरेंशिएट कर रहे हो तो एक को कांस्टेंट रखो दूसरे का वेरिएबल, प्लस दूसरे को कांस्टेंट रखो पहले का वेरिएबल, ये फार्मूला होता है, हाँ डबल डिफरेंशियल। अब यार यहां P भी वेरिएबल है, V भी वेरिएबल है, क्यों, गैस है। अब गैस में तो प्रेशर भी चेंज होता रहता है, वॉल्यूम भी चेंज होता रहता है कि नहीं, गैस है तो प्रेशर भी चेंज होता रहता है, वॉल्यूम भी चेंज होता रहता है। तो यार अब मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, तो अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, सॉरी, अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, ये देखो ऐसे, अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, क्लियर है। अब मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, ऐसे, कैसे, एक बार ये कांस्टेंट किया, इसका डिफरेंशियल किया, प्लस ये कांस्टेंट किया, इसका डिफरेंशियल किया, ये देखो
इसी चीज को बहुत सिंपल फॉर्म में ऐसे लिखा जाता है, इसी चीज को बहुत सिंपल फॉर्म में ऐसे लिखा जाता है। यदि हम सिंप्लीफाई कर दें, मतलब जो इसकी वैल्यू आएगी लगभग वही वैल्यू इसकी आएगी, जो इसकी वैल्यू आएगी लगभग वही वैल्यू इसकी आएगी, इसकी आएगी। ये देखो, ये कब यूज किया जाता है? जब प्रेशर वेरिएबल हो, जब प्रेशर वेरिएबल हो। जनरली ये केस नीट में नहीं होता है, नॉट इन नीट सिलेबस। अभी तक इस पर नीट में क्वेश्चन नहीं आया है, जेई में आ चुका है, नीट में अभी तक इस पर क्वेश्चन नहीं आया है। तो इस फार्मूले को आप ज्यादा फोकस मत करिएगा, मगर मैंने कराया इसलिए है कि नीट में नहीं आया है तो जेई में नहीं आएगा, सॉरी जेई में नहीं आया है, सॉरी यार उल्टा हो गया, जेई में आया है नीट में नहीं आया है। तो इसका मतलब ऐसा नहीं कि नीट में नहीं आएगा, वैसे नहीं आएगा क्योंकि आज तक नहीं आया है। क्योंकि इस तरह का भाई जो नीट में है वो सिर्फ आइडियल गैस है और ये रियल गैस का फार्मूला है, रियल गैस का है, तो ये आपके सिलेबस में नहीं है ना। इसलिए आप इसको बस याद रखना हल्का हल्का कि मान लो कभी कहीं प्रेशर वेरिएबल करके पूछ रहा है तो फिर ये लगा देना, यदि प्रेशर वेरिएबल करके पूछ रहा है तो ये लगा देना। और वैसे अभी तक नहीं आया है, ध्यान रखिएगा। जेई में 2 बार क्वेश्चन आ चुका है, मगर आप जेई नहीं पढ़ रहे हो, नीट पढ़ रहे हो, तो इसलिए इस पर फार्मूले पे फोकस मत करिएगा, फार्मूले पे फोकस ना करिए। तो फिर सर आपने पढ़ाया क्यों? मैंने इसलिए पढ़ाया जैसे मैं नीट वाले फार्मूले को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊं, मैं नीट वाले फार्मूले को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊं, इसलिए मैंने पढ़ाया है। एक लाइन याली इसलिए पढ़ाई है। अच्छा, अब गौर समझना, अब मैं नीट पे आता हूं, एक बार छाप लो, एक बार छाप लो, एक बार छाप लो, एक बार छाप लो, आप एक बार छाप लो। तो इंथैल्पी ऑफ द सिस्टम क्या होता है? टोटल स्टोर एनर्जी एंड वर्क ऑफ द सिस्टम। ये किसके बराबर होता है? सम ऑफ टोटल एनर्जी एंड टोटल वर्क। इसको H से रिप्रेजेंट करते हैं, H इक्वल टू यू प्लस पीवी, ठीक है, H इक्वल टू यू प्लस पीवी। ये देखिए ऐसे, H इक्वल टू यू प्लस पीवी। छप गया? हाँ, बच्चा कह रहा छप गया। अब देखो ध्यान दीजिएगा, यदि मैं प्रेशर कांस्टेंट कर दूं, सपोज करो कि प्रेशर कांस्टेंट कर दिया जाए, सपोज प्रेशर इज ए कांस्टेंट, हम प्रेशर को कांस्टेंट कर दें। जब तुम प्रेशर को कांस्टेंट कर दोगे तो जरा इसकी वैल्यू बताओ क्या होगी? यदि मैं प्रेशर को कांस्टेंट कर दूं तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी बताओ? 0। क्यों? प्रेशर कांस्टेंट है, तो प्रेशर कांस्टेंट है तो चेंज इन प्रेशर कितना आएगा? 0 आएगा। प्रेशर कांस्टेंट है तो चेंज इन प्रेशर कितना आएगा? 0। यदि देखो इस फार्मूले में यदि प्रेशर कांस्टेंट कर दिया जाए तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी। अब पढ़ो क्या आ गया? DH इक्वल टू DU प्लस P dV। क्यों? ये 0 हो गया। DH इक्वल टू DU प्लस P dV, तो हमारा फार्मूला बन गया DH इक्वल टू DU प्लस P dV। आप ये फार्मूला पढ़ते हो, आप नीट में ये फार्मूला पढ़ते हो, DH इक्वल टू DU प्लस P dV। बस मैं इसलिए पढ़ा रहा था कि तुम्हें ये पता होना चाहिए कि ये कांस्टेंट प्रेशर पे फार्मूला होता है, एट कांस्टेंट प्रेशर। ये फार्मूला कांस्टेंट प्रेशर पे होता है, ये यूनिवर्सल फार्मूला नहीं है, ये एक पर्टिकुलर सिचुएशन का फार्मूला है जब प्रेशर कांस्टेंट हो।
इसी वजह से मुझे वो लाइन पढ़ानी पड़ी है। यदि मैं डायरेक्ट लिखता तो ये बात तुम्हें समझ में ना आती कि यार ये सिर्फ प्रेशर कांस्टेंट पे फार्मूला कैसे है। सर कह रहे हैं कि ये फार्मूला सिर्फ प्रेशर कांस्टेंट पे है, कैसे? अब तुम्हें समझ में आ रहा है, क्योंकि इसकी वैल्यू 0 डालने पर ये फार्मूला आ रहा है, और इसकी वैल्यू 0, मैंने डीपी की वैल्यू 0 डाली है, और डीपी की वैल्यू तभी 0 डाल पाओगे जब पी इक्वल टू कांस्टेंट हो। तो ये जो तुम फार्मूला पढ़ते हो डीएच इक्वल टू डी यू प्लस पी डीवी, ये कांस्टेंट प्रेशर पे फार्मूला है, डीएच इक्वल टू डी यू प्लस पी डीवी। तो हमारा फार्मूला आया डीएच इक्वल टू डी यू प्लस पी डीवी। अब इसमें क्या क्या है जरा ध्यान दो। डीएच क्या है? चेंज इन इंथैल्पी, चेंज इन इंथैल्पी, इंथैल्पी। डीयू क्या है? चेंज इन इंटरनल एनर्जी। और कल मैंने परसों मैंने क्लास लगवाई है, ध्यान रखना। और डीवी क्या है? चेंज इन वैल्यू। सैटरडे को मैंने क्लास लगवाई है, आप लोग ध्यान रखिएगा, 3 बजे शायद लगवाई है, मैंने 3 बजे लगवाई है एक्स्ट्रा क्लास। हाँ, अब देखो ये है। अब आप कहानी को आगे बढ़ाओ। अब एक एक करके आगे बढ़ाता हूं, जरा ध्यान दीजिए। इंथैल्पी क्या होती है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। किसी भी तरह की एनर्जी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होता है, पीछे पढ़ा चुका हूं। तो इंथैल्पी क्या है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, पहला पॉइंट। दूसरा, ये स्टेट फंक्शन है। क्यों? इंथैल्पी क्या है? इंथैल्पी ना तो वर्क है, ना हीट है, ना डिस्टेंस है, ना हीट कैपेसिटी है, तो ये क्या होगी? स्टेट फंक्शन। और कोई भी प्रॉपर्टी स्टेट फंक्शन है, ये एक बड़ा कॉन्सेप्ट है, ध्यान रखना। और आपको एक शॉर्टकट बताता हूं जिससे आप इंथैल्पी की सारी प्रॉपर्टी याद रख पाओगे। जो प्रॉपर्टी इंटरनल एनर्जी की है, डिट्टो वही सेम प्रॉपर्टी इंथैल्पी की है। ऐसा क्यों? क्योंकि इसके फार्मूले में इंटरनल एनर्जी घुसा हुआ है, ये देखो। तो जो जो प्रॉपर्टी इंटरनल एनर्जी की है, डिट्टो सेम प्रॉपर्टी इंथैल्पी की है। देखो मैं लिख रहा हूं, आप चेक करो, यही प्रॉपर्टी इंटरनल एनर्जी में लिखी है, डिट्टो सेम। अब देखो, इसकी भी एब्सोल्यूट वैल्यू काउंटेबल नहीं है, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इंथैल्पी नॉट काउंटेबल। क्यों? इंटरनल एनर्जी की काउंटेबल नहीं है, तो इसकी कैसे काउंटेबल होगी? नॉट काउंटेबल। किसी ने पूछा क्यों ये काउंटेबल क्यों नहीं है? अरे प्रभु, जब तुम यही नहीं काउंट कर पाओगे तो ये कैसे काउंट होगी? ये काउंटेबल नहीं है तो ऑटोमेटिक ये काउंट नहीं होगी, क्योंकि जब तुम इसकी वैल्यू नहीं डाल पाओगे तो इसकी वैल्यू निकलेगी कैसे? अच्छा, तो क्या है? ओनली चेंज ऑफ इंथैल्पी इज काउंटेबल। देखो, डिट्टो सेम प्रॉपर्टी है, यही प्रॉपर्टी मैंने वहां पर भी लिखी थी, चेक कर लो, यही प्रॉपर्टी मैंने वहां पर भी लिखी थी। इंटरनल एनर्जी में सारी सेम प्रॉपर्टी लिखेंगे, कोई प्रॉपर्टी में चेंज नहीं है, जो जो वहां लिखा है वही वही यहां लिखेंगे। अब देखो, सबसे इंपॉर्टेंट जिसको हम लोग सबसे ज्यादा यूज करेंगे, क्या? इंथैल्पी ऑफ आइडियल गैस ओनली डिपेंड अपॉन टेम्परेचर। देखो याद आ गया, यही लिखा था वहां पर भी, ओनली डिपेंड अपॉन टेम्परेचर। आइडियल गैस के केस में इंथैल्पी सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, सिर्फ टेम्परेचर का फंक्शन होती है। जब टेम्परेचर चेंज होगा तो इंटरनल एनर्जी इंथैल्पी चेंज होगी। यदि टेम्परेचर चेंज नहीं है तो इंटरनल एनर्जी में चेंज नहीं आएगा और ना ही इंथैल्पी में चेंज आएगा, दोनों में से किसी में चेंज नहीं आएगा। क्यों? डिट्टो सेम प्रॉपर्टी है। आइडियल गैस की इंथैल्पी सिर्फ टेम्परेचर का फंक्शन है, जब टेम्परेचर चेंज होगा तभी इसमें चेंज आएगा, ध्यान रखिएगा, इंथैल्पी में चेंज आएगा। तो यदि टेम्परेचर कांस्टेंट है तो du भी हमेशा 0 होगा, dh भी हमेशा 0 होगा, ध्यान रखना।
यदि टेम्परेचर कांस्टेंट है तो du भी हमेशा जीरो होगा, dh भी हमेशा जीरो होगा। और ये वाला पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है, ये दो पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है, फ्रीक्वेंटली यूज होंगे। अब इसी चीज को मैथमेटिकल फॉर्म में लिखो, जैसे वहां लिखा था, इसी चीज को मैथमेटिकल फॉर्म में लिखो। इसी चीज को मैथमेटिकल फॉर्म में लिखो। तो इंटरनल एनर्जी में चेंज जब प्रेशर चेंज कर रहे हो एट कांस्टेंट टेम्परेचर, जीरो, टेम्परेचर कांस्टेंट है। इंटरनल एनर्जी में चेंज जब वॉल्यूम चेंज कर रहे हो एट कांस्टेंट टेम्परेचर, जीरो। इंटरनल एनर्जी में चेंज जब टेम्परेचर चेंज कर रहे हो एट कांस्टेंट वॉल्यूम, डज नॉट इक्वल टू जीरो। इंटरनल एनर्जी में चेंज जब टेम्परेचर चेंज कर रहे हो एट कांस्टेंट प्रेशर, डज नॉट इक्वल टू जीरो। यदि टेम्परेचर चेंज होगा तो इंथैल्पी में चेंज आएगा, और यदि टेम्परेचर नहीं चेंज होगा तो इंथैल्पी में भी चेंज नहीं आएगा। ये देखो, तो यही मैथमेटिकल फॉर्म है। जो ये लिखा है लैंग्वेज में, वही चीज मैथ्स में लिखी है। ये लैंग्वेज में लिखी है, ये मैथ्स में लिखी है। प्रेशर चेंज करने पर इंथैल्पी में कितना चेंज आएगा एट कांस्टेंट टेम्परेचर, जीरो। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। वॉल्यूम चेंज करने पर इंथैल्पी में कितना चेंज आएगा एट कांस्टेंट टेम्परेचर, जीरो। टेम्परेचर चेंज करने पर इंथैल्पी में कितना चेंज आएगा एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो कोई ना कोई तो चेंज आएगा, मतलब जीरो नहीं हो सकती। टेम्परेचर चेंज करने पर इंथैल्पी में कितना चेंज आएगा एट कांस्टेंट प्रेशर, कोई ना कोई चेंज आएगा। ठीक है, तो ये इसकी प्रॉपर्टी है। तो इसकी प्रॉपर्टी को भी बहुत अच्छे से नोट कर लो, नोट कर लो। अब यहां पर एक और पॉइंट है, लास्ट एंड फाइनल, वो यहां लिख देता हूं, जैसे एक ही पेज में सब रहे। देखो, गौर सुनना, हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, heat at constant pressure is known as enthalpy change, is known as enthalpy change, enthalpy change। enthalpy change मतलब क्या हुआ? जो कांस्टेंट प्रेशर की हीट है उसकी वैल्यू इंथैल्पी चेंज के बराबर होती है। जैसे आपको मैंने पढ़ाया था, कांस्टेंट वॉल्यूम की हीट इंटरनल एनर्जी चेंज के बराबर होती है। अब मैं पॉइंट बना रहा हूं और समझा रहा हूं, गौर सुनना। हीट अलग है, हीट पाथ फंक्शन है, हीट अलग है। कांस्टेंट वॉल्यूम की हीट इंटरनल एनर्जी चेंज के बराबर होती है, हीट इंटरनल एनर्जी चेंज के बराबर नहीं होती है। कांस्टेंट वॉल्यूम की हीट इंटरनल एनर्जी चेंज के बराबर होती है। मतलब कांस्टेंट वॉल्यूम पर यदि हीट लेन देन हो रही है तो उसकी वैल्यू इंटरनल एनर्जी चेंज के बराबर है। इसी तरह हीट इंथैल्पी चेंज के बराबर नहीं होती है। कांस्टेंट प्रेशर की हीट इंथैल्पी चेंज के बराबर होती है। कांस्टेंट वॉल्यूम की हीट इंटरनल एनर्जी चेंज के बराबर होती है। देखो, कांस्टेंट वॉल्यूम की हीट इंटरनल एनर्जी चेंज के बराबर होती है, कांस्टेंट प्रेशर की हीट इंथैल्पी चेंज के बराबर होती है। हीट किसी के बराबर नहीं होती, वो अपना अलग चीज है। ये देखो, जरा ध्यान रखिएगा, कांस्टेंट वॉल्यूम की हीट इंटरनल एनर्जी चेंज के बराबर होती है, कांस्टेंट प्रेशर की हीट इंथैल्पी चेंज के बराबर होती है। और हीट अलग चीज है। एक पर्टिकुलर सिचुएशन की हीट इंटरनल एनर्जी चेंज के बराबर होती है, एक पर्टिकुलर सिचुएशन की हीट इंथैल्पी चेंज के बराबर होती है, मगर हीट किसी के बराबर नहीं होती। वो एक अपना इंडिविजुअल वैल्यू है। जैसे एक पर्टिकुलर सिचुएशन का वर्क इंटरनल एनर्जी चेंज के बराबर है, एडियाबैटिक प्रोसेस का वर्क। एक पर्टिकुलर प्रोसेस का वर्क इंटरनल एनर्जी चेंज के बराबर है, मगर वर्क को इंटरनल एनर्जी चेंज के बराबर थोड़ी होता है, मगर एक पर्टिकुलर सिचुएशन पे उसकी वैल्यू du के बराबर है। उसी तरह एक पर्टिकुलर सिचुएशन पर, मतलब केस में, हीट इंटरनल एनर्जी चेंज के बराबर है और हीट dH के बराबर है। कांस्टेंट वॉल्यूम की हीट इंटरनल एनर्जी चेंज के बराबर होती है, कांस्टेंट प्रेशर की हीट इंथैल्पी चेंज के बराबर होती है। इनकी जरूरत पड़ेगी, इनको ध्यान रखना।
हम क्वेश्चन को घुमाने फिराने के लिए ये लैंग्वेज यूज करेंगे। हम क्वेश्चन को घुमाने फिराने के लिए ये लैंग्वेज यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे समय आने पे बताया जाएगा, ध्यान रखिए। अब देखो मैंने आपको इंथैल्पी की सारी बातें बता दी, ये देखो इंथैल्पी की सारी बता देता है, ठीक है। आज मैं जल्दी छुट्टी कर दे रहा हूं, ठीक है। आगे से क्या करेंगे हम लोग, थोड़ा 10 मिनट 5 मिनट एक्स्ट्रा पढ़ेंगे, मतलब 12:40 12:45 तक पढ़ेंगे। अब बात है ऐसा क्यों, मैं ये चाह रहा हूं कि बिल्कुल आराम आराम करें और टाइम पे से पहले थोड़ा सिलेबस खत्म करें। मैं देखो क्यूएसडी सीट करने में 15 से 20 मिनट मेरा खराब होता है और लिखने में भी जाता है, जिसकी वजह से क्या है कि मैं ये चाहता हूं कि आपका सिलेबस मैं जनवरी तक खत्म कर दूं, लास्ट तक। तो यार मुझे 10-5 मिनट थोड़ा एक्स्ट्रा चाहिए, आप लोग मैनेज करना है ना। 12:40 12:45 तक खत्म कर दिया करूंगा। आपकी क्लास 1:05 1:10 पे चालू होती, तब भी आपको 20 मिनट मिल जाएंगे। उससे होगा क्या, हम लोग रिलैक्स फॉर्म में क्वेश्चन कर पाएंगे। देखो मेरे साथ क्वेश्चन करते हो तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि अच्छा ये ऐसे लगेगा ऐसा लगेगा। मेन तो क्वेश्चन तुम ही को करना है, मेन क्वेश्चन तुम ही को करना है। मगर हाँ हम भी क्यूएसडी सीट करा पाए, तुम्हारे कॉन्सेप्ट को और अच्छा बना पाए, तो हम लोग अब आगे से 10 मिनट, हाँ प्रॉपर 2 घंटे की क्लास होगी। बिल्कुल सही है, समझ गए तुम समझ गए। मेरी क्लास 10:45 से चालू होती है तो 12:45 तक जाएगी। आप ये मेंटली प्रिपेयर रहो, मैं 12:30 से लेके 12:45 के बीच में आपको छोड़ दिया करूंगा। 12:30 से लेके 12:45 के बीच में आपको छोड़ दिया करूंगा, है ना। अभी मैं क्या करता हूँ 12:30 पे या 12:35 तक छोड़ देता हूँ, तो बस 10 मिनट लूंगा। उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि यार थोड़ा सा और अच्छा हम लोग कर पाएंगे और जनवरी तक सिलेबस खत्म कर पाएंगे, है ना। हाँ आप टेंशन ना लो। और बस एक काम देखो, मैं आपसे सिर्फ एक वादा मांग रहा हूं, एक प्रॉमिस मांग रहा हूं कि जो मैं पढ़ाऊं उसको आप ध्यान रखो, रिवीजन करके आओ, जैसा कहता जाऊं वैसा करते जाओ, जिस चीज को करने को कहूं उसको करो। देखो यार पेपर तुम्हें देना है, सिलेक्शन तुम्हारी मुट्ठी में है, ना तो आपके गार्जियन की मुट्ठी में है ना मेरी में। हम दोनों लोग अपना बेस्ट एफर्ट मार रहे हैं। मैं तुम्हें अपनी तरफ से बेस्ट पढ़ाने की, बेस्ट एनालिसिस करने की, बेस्ट क्वेश्चन देने की कोशिश कर रहा हूं। उसी तरह बेचारे गार्जियन भी किसी तरह से पैसे ऐसे जोड़ के आपको पढ़ा रहे हैं, आपकी सुविधा दे रहे हैं कि हाँ भाई आपको कुर्सी दे रहे हैं, कपड़े दे रहे हैं, एसी दे रहे हैं, साइकिल दे रहे हैं, स्कूटर दे रहे हैं, मतलब जो भी उनसे हो सकता है वो अपना बेस्ट दे रहे हैं। इस बात को मैं तुमसे ज्यादा एहसास के साथ बोल सकता हूं क्योंकि मैं अब फादर भी हूं, मैं अब फादर भी हूं। पहले चाहे मुझे इतना एहसास ना होता हूं, मगर मैं अब 10-12 साल से 10 साल से मैं फादर भी हूं, तो मुझे इस बात का तुमसे बहुत ज्यादा एहसास है कि एक फादर अपने बच्चों के लिए, फादर मदर दोनों अपनी कितनी क्षमता लगाते हैं, मतलब अपना सब कुछ कुर्बान करते हैं। तो वो पूरी ताकत लगा रहे हैं, मैं पूरी ताकत लगा रहा हूं, मगर सिलेक्शन तुम्हारी मुट्ठी में है। हम लोग सपोर्टर हैं तुम्हारे, तुम्हारे साथ हर सिचुएशन पे खड़े रहने वाले हैं, मगर सिलेक्शन ध्यान रखना तुम्हारी मुट्ठी में है, तो तुम मेहनत करते रहो, ठीक है। चलो बाय बाय। अब मैं सैटरडे को मिलूंगा एक्स्ट्रा क्लास में 3 से 5 बजे की क्लास में, इसी जगह से उठाऊंगा चैप्टर को, इसी जगह से उठाएंगे, ठीक है। हाँ चलो, और ध्यान रखना संडे को केमिकल काइनेटिक्स का टेस्ट है, ये तो मैं बताना भूल ही गया। संडे को केमिकल काइनेटिक्स का टेस्ट है, सब लोग क्यूएसडी सीट करके आओगे, क्यूएसडी सीट करके आओगे, और संडे को भाई केमिकल काइनेटिक्स का टेस्ट भी है, आपको मैंने कहा था। अब मैं टाइम भी बता देता हूं, है ना। संडे को देखो, संडे कितना होगा 30 अगस्त, संडे 30 अगस्त को टेस्ट है ना। सिलेबस क्या है, केमिकल काइनेटिक्स, सिलेबस है केमिकल काइनेटिक्स, केमिकल काइनेटिक्स। आपके पास टाइम है, टाइम मैं बता देता हूं, टाइम मैं 2 बजे पेपर डाल दूंगा, 2 बजे पेपर मिल जाएगा आपको टेलीग्राम पर, कौन से टेलीग्राम पर, मेरे वाले टेलीग्राम पे, ठीक है। और आंसर की मैं 9 बजे डाल दूंगा, जैसे आप उसको कर लो। और कहां पे होगा, इस टेलीग्राम पे होगा, मैं टेलीग्राम भी लगा देता हूं,
मैं टेलीग्राम भी लगा देता हूं, जैसे आपको ध्यान ना है, इस टेलीग्राम पर होगा, इस टेलीग्राम पर, इस टेलीग्राम पर होगा। ठीक है, ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़ाई करो, पूरी ताकत के साथ करना और क्यूएसडी सीट करके आना। ठीक है, बाय बाय, अपना ध्यान रखना। अच्छा हाँ, सारे लोग 8 बजे आज शाम को जरूर मिलेंगे, आपको पूरी डिटेल देंगे, पूरी चीजें समझाएंगे कि जो हम लोगों ने जो आपके लिए एनालिसिस की है उसको कैसे करना है, और बिल्कुल स्मूथ करेंगे जैसे तुम कर पाओ। ध्यान रखना, सारा कुछ इस तरह से किया जाएगा कि तुम कर पाओ। ठीक है, बाय बाय, 8 बजे मिलते हैं रात में, 8 बजे मिलते हैं रात में।